Hello, my dear students of class 8 of ICSE. Welcome to Imavate Academy. My name is Sunando Devnath. In this video, I'm going to start a new journey with you people. I'm super excited to inform all you people that आज हम इस वीडियो से अपनी नई जर्नी क्लास 8 केमिस्ट्री का सिलेबस, केमिस्ट्री का कोर्स, इस जर्नी को हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है, द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ आवर आईसीएसई क्लास 8 केमिस्ट्री कोर्स। You can see on the screen is the name of all the chapters of chemistry that you have in your syllabus. Chapter 1 matter, chapter 2 physical and chemical changes, chapter 3 elements, compounds and mixtures, chapter 4 atomic structure, chapter 5 language of chemistry, chapter 6 chemical reactions, chapter 7 hydrogen, chapter 8 water, chapter 9 carbon and its compounds. तो हम सारे चैप्टर्स को इस कोर्स में कवर अप करेंगे। थ्रू आउट द सेशन वीडियोस आते रहेंगे इसी चैनल पर जिसका नाम है इमेवेट एकेडमी। ऑलराइट, तो आज हम सबसे पहला चैप्टर मैटर इसको बिगिन करेंगे। लेट मी टेल यू पीपल दैट जस्ट लाइक केमिस्ट्री वी हैव आल्सो स्टार्टेड विद आवर फिजिक्स कोर्स फॉर क्लास 8 ICSE on my YouTube channel itself. You can check it. There is a separate playlist in the playlist section जिसमें केमिस्ट्री का इस चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट होगा। हर एक चैप्टर का सेपरेट प्लेलिस्ट होगा, तुम्हें प्लेलिस्ट में जाकर तुम वीडियोस को देख सकते हो। सो दैट यू डोंट मिस एनी ऑफ द वीडियोस, यू हैव टू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकॉन। ठीक है, ये सारी बातें तो तुम्हें ऑलरेडी पता है, तो ये सब करके रखना ताकि एक भी वीडियो मिस नहीं हो। चलो, फर्स्ट चैप्टर जो मैटर है इसको अब हम स्टार्ट करते हैं। Now, before I actually start with matter, let me tell you about two important things that you need to follow throughout this course. हर एक वीडियो में तुम्हें ये फॉलो करना है। नंबर 1, that you have to make notes. जो भी क्लास में मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा, अभी क्लास के दौरान जो भी इंपॉर्टेंट चीजों को मैं बताऊंगा तुम्हें स्क्रीन पे दिखेगा, you have to take them down, you have to make your notes. Making notes is a very important टेक्निक, इट्स अ वेरी यूजफुल हैबिट। ओके, और वो जो नोट्स तुम्हारे सामने होंगे दे विल हेल्प यू, दैट वुड बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल फॉर योर प्रिपरेशन इन योर एग्जामिनेशंस। तो एक तो ये पहली बात होगी। दूसरी बात होगी कि यू हैव टू सेंड दी होमवर्क्स। तुम्हें होमवर्क करना है और सेंड करना है मुझे मेरे ईमेल आईडी पर, जो मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो प्रोवाइड करूंगा। एट द एंड ऑफ ईच वीडियो आई विल प्रोवाइड अ स्मॉल बिट ऑफ होमवर्क विच यू हैव टू डू इट, तो तुम्हें फायदा होगा। ऑलराइट, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, मैटर। व्हाट डू वी मीन बाय मैटर? इस वर्ड को हम पहली बार तो नहीं सुन रहे, हमने सुना होगा मैटर पहले भी, फिजिक्स में भी सुना है। ओके, द सेम चैप्टर मैटर इज देयर इन योर फिजिक्स आल्सो, वहां पर भी हमने मैटर का डेफिनेशन पढ़ा है। व्हाट इज दैट? मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस, हैज मास एंड कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। तीन कंडीशंस होने चाहिए, किसी भी चीज को हम मैटर तभी बोलेंगे अगर वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, अगर उसके पास मास है, अगर, और तीसरी बात क्या है, तीसरा कंडीशन क्या है, अगर उसे हम अपने सेंस ऑर्गन्स से परसीव कर सकते हैं, मतलब फील कर सकते हैं। सो दे कैन बी फेल्ट बाय द सेंसेस। उसे हम अगर फील कर सके अपने सेंस ऑर्गन से, उसका अगर मास हो और वो अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो फिर वो मैटर है। ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी चीज, जैसे दिस दिस रिस्ट वॉच विच आई एम हैविंग इन माई हैंड, यू कैन सी दिस रिस्ट वॉच। दिस रिस्ट वॉच इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस, जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है ना, इसका वॉल्यूम है मतलब ये कुछ जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है। ऑलराइट, इसका मास भी है, भारी है। ओके, इसकी भार है, सो इट हैज मास एंड इट कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। मैं इसे देख सकता हूं, आई कैन सी इट, मैं आंखों से इसको परसीव कर पा रहा हूं, मैं टच कर रहा हूं, मैं स्किन से इसको परसीव कर पा रहा हूं। तो ये फिर रिस्ट वॉच एक हमारा मैटर हो गया। सिंपली ये जो पेन है, जिस पेन से मैं लिख रहा हूँ, ओके, ये जो पेन है, तो दिस पेन, पेंसिल, जो भी चीजें हैं, दीज आर ऑल मैटर। पेंसिल हो गया। ऑलराइट, फिर हमारा एयर है। एयर, तुम बोलोगे सर एयर को तो देख नहीं सकते, लेकिन देख नहीं सकते हो, लेकिन उसको तुम जब स्किन पर आकर एयर लगता है तुम उसे फील कर सकते हो। ओके, व्हेन हॉट एयर ब्लोज यू कैन फील दैट यस, पूरा गर्म लग रहा है,
हॉट एयर, जब ठंडी हवा बहती है उसे भी हम फील कर सकते हैं अपने स्किन के साथ जब वो टच करता है। सो व्हेन द एयर मॉलिक्यूल्स टच आवर स्किन वी कैन फील इट। जब विंड चलता है, बहुत तेज हवा बह रही है, तो तुम बोलते हो ना हवा बह रही है, बहुत तेज हवा आ रही है, तो वो हवा का जो झोंका है वो हम फील कर सकते हैं। सो एयर कैन बी परसीव्ड बाय, आंखों से नहीं देख सकते लेकिन स्किन इज ऑल्सो अ सेंस ऑर्गन, स्किन से तुम उसे फील कर सकते हो। सो एयर, और एयर का मास भी होता है, एयर का मास होता है। जैसे एक एक्सपेरिमेंट था क्लास 5 में, ओके, लाइक यू हैव टू हैव अ horizontal bar in which, at which two ends you have to attach two inflated balloons of same size, or in the center you can just keep a stand and ये पूरा perfectly balanced होगा। Now you puncture any of the balloon, एक पिन लो और किसी एक बैलून को पंक्चर कर दो, तो तब क्या होगा, this will tilt like this, the thing will become like this, ये tilt कर जाएगा, isn't it? Will it not tilt? It will tilt, क्योंकि एक साइड के बैलून को तुमने पंक्चर कर दिया, तो जिधर बैलून पंक्चर नहीं है, यहाँ तो बैलून तुमने पंक्चर कर दिया, सत्यानाश कर दिया बैलून का, तो ये इधर झुक जाएगा। अब ये झुकेगा क्यों? बिकॉज एयर हैज मास। इस एयर के इस बैलून के अंदर जो एयर है उसकी भार के वजह से वो झुक जाएगा। सो दिस प्रूव्ड दैट एयर का मास होता है। ये क्लास 5 का एक्सपेरिमेंट था। एयर का मास भी होता है, क्लास 5 में ये एक्सपेरिमेंट पढ़े थे। एयर ऑक्यूपाइज स्पेस। इस बैलून के अंदर जो जगह है, द एंटायर स्पेस इनसाइड द बैलून, वो किसने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है? एयर ने। हम तो बोलेंगे एयर हैज ऑक्यूपाइड ऑल द स्पेस इनसाइड दिस बैलून। ऑलराइट, तो एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, एयर हैज मास, एयर कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। तो इसलिए एयर भी मैटर है, एयर भी मैटर है। ऑलराइट, अगर हम वाटर की बात करें वो भी मैटर है। ऑलराइट, अगर हम ब्रिक की बात करें वो भी मैटर है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर हमारा जो एयर है वो गैस है ना, वाटर है वो लिक्विड है, ये सारी बातें तो सुने होंगे, और जो ब्रिक है, जो पेंसिल है, ये सारे सॉलिड्स हैं। तो हम मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनके बीच का जो बेसिक डिफरेंसेस है, मॉलिक्यूलर लेवल में जो डिफरेंसेस है, उनको हम डिस्कस करेंगे। सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट कैसा होता है, लिक्विड्स में कैसा होता है, गैसेस में कैसा होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो फिलहाल के लिए हमने एग्जाम्पल्स लिख लिया मैटर का, तीनों टाइप्स के मैटर का। सॉलिड का भी लिखा एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल लिख लिया सॉलिड का। गैस में हमने 1 एग्जाम्पल लिखा, एयर। कोई एक और एग्जाम्पल लिख लो, कोई एक गैस का नाम लिख लो। ऑक्सीजन लिख सकते हो, हाइड्रोजन लिख सकते हो, चलो मैं यहाँ ऑक्सीजन लिख लेता हूँ, नाइट्रोजन लिख सकते हो। सो ये एक गैस का एग्जाम्पल हो गया। ओके, और लिक्विड का हमने वाटर एक एग्जाम्पल लिखा है, कोई एक और एग्जाम्पल लिख लो, अल्कोहल लिख लो। अल्कोहल इज अ लिक्विड विच इज ऑल्सो अ मैटर। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स, अनगिनत एग्जाम्पल्स हो सकते हैं मैटर के। ओके, नाउ कॉम्पोजिशन ऑफ मैटर। मैटर किन चीजों से बना हुआ है? वैसे तो मैटर, हम कोई अगर पूछे तो हम बोलेंगे मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स नोन एज मॉलिक्यूल्स। मैटर बने होते हैं मॉलिक्यूल्स से। अच्छा, मॉलिक्यूल्स किन चीजों से बना होता है? मॉलिक्यूल्स बना होता है एटम्स से, एटम से। नाउ हियर यू कैन सी अ न्यू टर्म, प्रोबेबली यू हैव नॉट हर्ड दिस टर्म अर्लियर, आयंस। ये आयंस क्या होते हैं भाई? आयंस क्या होता है? पहली बार सुन रहे हो? फिजिक्स में ये टर्म तुमने नहीं सुना। फिजिक्स में जो चैप्टर है मैटर, उसमें ये आयंस वर्ड तुमने सुना नहीं। केमिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है आयंस। व्हाट डू वी मीन बाय आयंस चिल्ड्रन? Okay, now before I actually move into ions, let me just tell you that molecules are made up of atoms. ये बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, एक मॉलिक्यूल के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे वाटर का मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है H2O। H2O शायद पहली बार तुम लोग सुन रहे हो, और ऐसा भी हो सकता है that a few already know that yes, H2O is water। सुना होगा H2O is water। अगर नहीं सुना है तो आज जान लो, क्योंकि धीरे धीरे जब तुम सीनियर क्लासेस में जा रहे हो तो कुछ नई चीजों को जानना ही पड़ेगा, है ना? क्योंकि अब तो एडवांस हो रहा है ना, अब तो तुम लोग बच्चे नहीं, अब धीरे 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 मॉडर्न साइंस, जो हमारे एडवांस्ड लेवल ऑफ साइंस, उसके तरफ बढ़ रहे हो, तो बहुत सारी नई बातें को तो सीखना ही पड़ेगा।
तो वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है उसको हम लिखते हैं H2O से। सो H2O क्या डिनोट कर रहा है चिल्ड्रन? इट इज डिनोटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसी तरह से मैं और भी दूसरे दूसरे सब्सटेंसेस का मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स तुम्हें दूंगा। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, वाटर मॉलिक्यूल से हमने स्टार्ट किया है मेरा एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन को ध्यान से सुनो, बहुत कुछ समझ में आएगा, बहुत सारी नए चीजों को सीखोगे। वाटर मॉलिक्यूल को हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग द फॉर्मूला H2O, एंड H2O इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब इस वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में तुम्हें दिख रहा है H2, H इज रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, और यहां पर H2 है, मतलब यहां पे दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है। दैट मीन्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के दो एटम्स है, एंड ओ ऑक्सीजन का वन एटम है। यहाँ ओ वन लिखा हुआ नहीं है, वन को हम लिखते नहीं है, लेकिन वन हिडन होता है। तो टू लिखा है हमने H के लिए, H2, इसका मतलब देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? इसका मतलब हम ये क्या बोल सकते हैं? वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो जो बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मॉलिक्यूल्स बना हुआ होता है एटम्स से, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, वो बात यहाँ पे तुम्हें वैलिड दिख रहा है ना, कि ये जो वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है ये बना हुआ है दो एटम ऑफ हाइड्रोजन से और वन एटम ऑफ ऑक्सीजन से, ठीक है? तो एटम्स समझ में आ रहा है। अब इनका डेफिनेशन हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे कि एटम्स का डेफिनेशन क्या है, मॉलिक्यूल्स का डेफिनेशन क्या है, और आयंस का डेफिनेशन क्या है। ऑलराइट, अच्छा, हम कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं मॉलिक्यूल्स का। जैसे अगर हम बात करें हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को हम लिखते हैं H2। दिस H2 इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, और इस वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन में अगर ध्यान से देखो, देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? देखो मैं फिर से बताता हूं। अगर तुम एक सिंपल H लिखते हो, H, तो H इज रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन वन सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो ये सिंगल H रिप्रेजेंट करता है वन एटम ऑफ हाइड्रोजन को, और जब ये वन एटम ऑफ हाइड्रोजन किसी एक और एटम ऑफ हाइड्रोजन के साथ दोस्ती कर लेता है। अच्छा, दोस्ती करता क्यों है? सबसे पहली बात मैंने अभी भी बताया कि वन सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन इज अनस्टेबल। अनस्टेबल का मतलब है कि इट कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली, कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली, या फिर कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंटली एक सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं हो सकता, स्वतंत्रता से, वो मतलब कि स्वतंत्र उसकी एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। इट कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली। उसको एग्जिस्ट करने के लिए किसी एक दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाना पड़ेगा, दोस्ती करना पड़ेगा। अच्छा छोड़ो ये सब चीजें, शुरू से एक बार जिस्ट करके बोलते हैं, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन लग रहा होगा तुम्हें कि क्या क्या सर बोल रहे हैं। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एक हाइड्रोजन एटम की। ध्यान से देखो, एक एटम ले लिया हाइड्रोजन, H सिंगल एटम है हाइड्रोजन का। ये सिंगल एटम ऑफ हाइड्रोजन मैंने अभी भी क्या बताया कि ये बहुत अनस्टेबल होता है। इसका मतलब है कि इट कैनॉट एग्जिस्ट फ्रीली, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि एक सिंगल एटम कैनॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सब सेम है मीनिंग। अगर ये इंडिपेंडेंटली या फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, यानी बहुत अनस्टेबल है, तो इसको दोस्ती करनी है एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ, दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। तो ये हाइड्रोजन एटम और एक दूसरा हाइड्रोजन एटम मिलके दोस्ती करेगा, और ये जो दो हाइड्रोजन एटम मिलके दोस्ती कर लिया और वो एक दूसरे से अलग नहीं हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर चीज को हम बोलते हैं H2। H2 मतलब H2 बेसिकली है क्या? दो एटम्स
हाइड्रोजन का जिन्होंने दोस्ती कर लिया है, बॉन्ड बना लिया है, उसे हम बोलते हैं H2। और ये जो बॉन्ड बना लिया है, अब ये स्टेबल बन गया है। अब ये क्या बन गया है? स्टेबल। अब ये क्या हो रहा है? इट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, कैन एग्जिस्ट फ्रीली, यानी ये हम बोल सकते हैं इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंटली। ठीक है। अच्छा, ये जो H2 है ना, ये बेसिकली एक मॉलिक्यूल है, वन मॉलिक्यूल। जब दो एटम्स या दो से ज्यादा एटम्स मिलके कोई स्टेबल स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूल, उसे हम बोलते हैं वन मॉलिक्यूल। तो ये वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन है, जिसमें टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर प्रेजेंट है। टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हैव मेड अ बॉन्ड टू मेक वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा, सेम थिंग अप्लाइज फॉर ऑक्सीजन ऑल्सो। अगर हमारे पास एक एटम है ऑक्सीजन का, जिसका सिंबल होता है O, O, दिस इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। अब इजी लग रहा है? अब इजी लग रहा है? सारी चीजों को मैं कनेक्ट कर रहा हूं और फिर से अच्छे से समझा रहा हूं। So O is representing one atom of oxygen. One atom of oxygen is unstable. इसको दोस्ती करना है किसी और एक ऑक्सीजन के साथ, तभी जाके ये स्टेबल होगा। तो एक O ने दोस्ती किया दूसरे O के साथ और ये बन गया O2। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, O2 इज ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एंड नाउ दिस इज स्टेबल और इसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है। एंड दिस इज वन molecule of oxygen which consists of two atoms of oxygen which have made a bond। ठीक है। अब ये सर हमेशा टू ही होगा? हमेशा दो ही बॉन्ड बनाता है? ऐसा जरूरी नहीं है। अच्छा, ये अभी टू ही क्यों होगा, इसके बारे में हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबल बन गया, तीन हाइड्रोजन मिलके क्यों नहीं बॉन्ड बनाया? ऐसे कई दूसरे एटम्स में होता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एटम ऑफ ऑक्सीजन, तीन एटम ऑफ ऑक्सीजन भी कई बार बॉन्ड बनाता है, और उस केस में जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है O3। O3, लेकिन O3 को हम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं बोलेंगे, ये एक दूसरा एक नया गैस बना। O3 का नाम होता है ओजोन। ओके, ये सारी हायर क्लास में पढ़ोगे कि ओजोन एक गैस है O3, जिसमें दिस इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन। O3 इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन विच इज मेड अप ऑफ थ्री एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है। तो कभी तीन एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बन सकता है, दो एटम्स मिलके भी मॉलिक्यूल बन सकता है, और इसके पीछे जो रीजन है वो हायर क्लासेस में पढ़ोगे कि कब दो एटम्स, कब तीन एटम्स। ओके, जैसे H2O इज वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, और उसमें दो एटम ऑफ हाइड्रोजन ही क्यों आया सर? तीन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्यों नहीं आया सर? H3O क्यों नहीं है सर? तीन एटम ऑफ हाइड्रोजन क्यों नहीं है सर? या फिर H3O2 क्यों नहीं है सर? तीन एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन क्यों नहीं है सर? तो ये सारे आंसर्स तुम्हें हायर क्लासेस में मिलेंगे। अभी क्लास 8 में तुम्हें उतने डेप्थ में नहीं जाना है कि नंबर ऑफ एटम्स कैसे डिसाइड होता है किसी मॉलिक्यूल को बनाने में, वो तुम्हें नहीं पढ़ना है। तुम्हें अभी याद रखना है कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में देयर आर टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, वाटर के मॉलिक्यूल में देयर आर टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, ये तुम्हारे क्लास 8 में। तो समझ में आ रहा है कि क्या हमने बोला कि एटम्स का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है, कुछ ऐसे एटम्स है जिनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, उनको बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एटम्स हैं उनको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है, उनको बॉन्ड बनाना पड़ता है किसी एक दूसरे एटम के साथ, और मॉलिक्यूल बनना पड़ता है, एंड दैट मॉलिक्यूल हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी वो स्टेबल होता है। क्लियर है? अब हम देखते हैं यहां क्या लिखा हुआ है, यही चीज मैं यहां समझा रहा था। ठीक है, तो एटम का डेफिनेशन देखो क्या है चिल्ड्रन। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है विच कैन टेक पार्ट इन अ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो अपने पार्टिसिपेट कर सकता है एटम। ओके, एंड इट इज कंसिडर्ड द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। बेसिक यूनिट ऑफ मैटर कोई पूछे तो क्या बोलोगे? एटम को बोलोगे बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। यहां देखो एग्जांपल दिया हुआ है एटम का। O इज रिप्रेजेंटिंग ऑक्सीजन का एटम, दिस इज वन ऑक्सीजन का एटम। H इज रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटम। और ये सिंबल्स को तुम चेंज नहीं कर सकते,
कि तुम्हारा मन कर रहा है सर हाइड्रोजन को H नहीं लिखकर HY लिखेंगे, इसका सिंबल HY बना देते हैं, ऐसा नहीं है, ये फिक्स्ड सिंबल्स हैं, इनको तुम चेंज नहीं कर सकते हो। हाइड्रोजन का एटम का सिंबल H ही होगा, ऑक्सीजन का O ही होगा, और ये जो Cl दिख रहा है तुम्हें, ये क्लोरीन का एटम है, क्लोरीन का एटम का सिंबल है। अच्छा, क्लोरीन का हम Cl लिखते हैं, C मत लिखना, क्योंकि फिर C कार्बन का एटम का सिंबल होता है, C कार्बन एटम का सिंबल होता है, और Cl क्लोरीन एटम का सिंबल होता है। इसलिए ये सारे सिंबल्स फिक्स्ड है, बहुत सारे एलिमेंट्स है, सबके एटम्स को फिक्स कर दिया गया कि किसके लिए क्या सिंबल यूज करेंगे। ओके, सी यूज होता है कार्बन के एटम के लिए, Cl यूज होता है क्लोरीन के एटम के लिए। ओके, मॉलिक्यूल क्या होता है चिल्ड्रन? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस दैट कैन नॉर्मली एग्जिस्ट। नॉर्मली एग्जिस्ट का मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, फ्रीली एग्जिस्ट, जो मैंने अभी भी बताया था, सेपरेटली। ओके, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, एंड रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस। उस सब्सटेंस के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, प्रॉपर्टीज होते हैं, वो इस मॉलिक्यूल में रहता है। द मॉलिक्यूल्स एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सब्सटेंस। देखो यहाँ कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स है। O2 इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल, अभी अभी मैंने बताया था O2 इज वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तुमने नोट डाउन किया है ना। H2 इज रिप्रेजेंटिंग वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन, जिसमें है दो एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये H2 है, वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन विच इज मेड अप ऑफ टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। एंड Cl2 इज वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन, जिसमें है दो क्लोरीन के एटम्स, वन मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन। ये सब तो समझ लिया, एटम्स मॉलिक्यूल्स तो समझ लिया। व्हाट इज आयंस? देखो आयन का डेफिनेशन क्या है? एन आयन इज एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। यस, आयंस बेसिकली एटम्स ही होता है, लेकिन उस पर चार्ज होता है। अगर हम सिंपल एटम बोले तो उस पर कोई चार्ज नहीं होता। एटम क्यों, ऐसे एक नॉर्मल सा एटम ले लिया, उस पर कोई चार्ज नहीं है। जैसे O ऑक्सीजन एटम है, इसके ऊपर हमने कोई चार्ज नहीं लिखा। चार्ज नहीं है इसका मतलब ना तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, ना तो ये नेगेटिवली चार्ज है। अब ये जो वर्ड है चार्ज, ये क्या है सर? कभी तो नहीं सुना चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज होता है एक प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास एक प्रॉपर्टी होता है, मास। जैसे तुम्हारा तुम्हारे तो योर बॉडी हैज अ मास। जैसे हो सकता है तुम 70 kg के हो, तो ये तुम्हारा मास है। तो मास इज व्हाट? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी। ऑलराइट, तुम्हारा एक हाइट है, हाइट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ योर बॉडी। उसी तरह से चार्ज इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। फिर से नई चीजें सर, फिर से आप नई चीजों को बोल दिए सर, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये जो एक एटम हम बनाते हैं, एटम, एटम दिखता कैसे है? कोई भी एटम, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है, सेंट्रल मास, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट में, जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम में सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूम रहे हैं, बिल्कुल वैसे। ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन्स, और ये जो चारों तरफ घूम रहे हैं ना, इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक एटम ऐसा दिखता है, इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं प्रोटॉन के चारों तरफ। इनफैक्ट जो सेंट्रल मास है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और एक पार्टिकल होता है न्यूट्रॉन भी। तो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स मिलकर बनते हैं सेंट्रल न्यूक्लियस, और इस सेंट्रल न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। तो अगर तुम्हें एटम दिख कैसे दिखेगा? एक सेंट्रल न्यूक्लियस है, जिस न्यूक्लियस में क्या है? प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है, और इस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर बने हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बोलते हैं, और जिसके चारों तरफ घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। हो सकता है एक और ऑर्बिट हो। ओके, ये अलग अलग एटम्स में अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अलग अलग नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं। ओके, तो मैंने यहां पर दो ऑर्बिट बनाया है, एंड हर एक ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट, तो यहां पर ये जो सेंट्रल में न्यूक्लियस है, उसमें जो प्रोटॉन है, जिसको मैंने P से डिनोट किया है, दिस प्रोटॉन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, जो मैंने अभी भी बताया। ये जो चार्ज एक प्रॉपर्टी है जो प्रोटॉन्स पर होता है और इलेक्ट्रॉन्स पर होता है। ये प्रॉपर्टी दो टाइप्स के होते हैं, यानी चार्ज दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज।
तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन्स कैरी करते हैं, प्रोटॉन्स ऑलवेज कैरी पॉजिटिव चार्ज, एंड नेगेटिव चार्ज इज कैरिड बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज नेगेटिवली चार्ज। ये सारी बातें तुम्हें पता होनी चाहिए, क्लास 8 के स्टूडेंट को ये सारी बातें अब धीरे धीरे पता होनी चाहिए। नई चीजें हैं, तुम जान रहे हो, और ये नई चीजों को एक्सेप्ट करने का मेंटालिटी तुम्हें रखना चाहिए। तो समझ रहे हो ना, चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स पर कोई चार्ज नहीं होता है। ये जो सेंट्रल न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस पर मैंने बताया ना प्रोटॉन्स भी होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन्स है इन पर कोई चार्ज नहीं होता। ये जो न्यूट्रॉन्स है दे आर हैविंग नो चार्ज, इसको हम अनचार्ज्ड बोल सकते हैं, या फिर न्यूट्रल न्यूट्रल बोल सकते हैं, इनका कोई चार्ज नहीं होता। तो चार्ज प्रोटॉन्स पर होता है पॉजिटिव, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज, इनका नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, अच्छा, एक नॉर्मल से एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम। यानी एक सिंपल सा नॉर्मल सा एटम है तो उसको हम न्यूट्रल एटम बोलते हैं, या सिंपली अभी तुम एटम ही बोलो। इन एन एटम, एक सिंपल से एटम में, किसी भी एलिमेंट के एटम में, चाहे ऑक्सीजन का एटम हो, चाहे क्लोरीन का एटम हो, चाहे हाइड्रोजन का एटम हो, चाहे कार्बन का एटम हो, चाहे नाइट्रोजन का एटम हो, चाहे फास्फोरस का एटम हो, चाहे सल्फर का एटम हो, कोई भी एलिमेंट का एटम हो, उसमें ये बात वैलिड है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्योंकि प्रोटॉन्स कैरी पॉजिटिव चार्जेस। तो प्रोटॉन्स का नंबर और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर सेम है तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस, है ना। ये बात तो सत्य है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। अच्छा, कभी भी नेगेटिव और पॉजिटिव का नंबर अगर सेम हो तो अल्टीमेटली उस बॉडी का चार्ज क्या हो जाएगा। यानी अगर ये एक एटम है, इस पर है 3 पॉजिटिव चार्जेस और 3 नेगेटिव चार्जेस, यानी +3 और -3 मिलकर तो ये 0 बन गया, दैट मींस कोई चार्ज नहीं है अल्टीमेटली। तो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर सेम नंबर हो, दोनों का नंबर सेम हो, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देता है, एंड इफेक्टिव चार्ज ऑन द बॉडी इज 0। दैट मींस हम बोल सकते हैं कि एक एटम में अगर नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है तो ओवरऑल चार्ज ऑन द एटम इज न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब अनचार्ज। हमें लगेगा कि एटम में कोई चार्ज है ही नहीं, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। तो एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब आप समझ रहे हो, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब कि इसका ऊपर इफेक्टिव चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता। इसलिए कोई भी एटम को अगर हम बनाते हैं तो उसके ऊपर हम कभी चार्ज शो नहीं करते। जैसे इस फिगर, इसमें देखो, यहां पर हमने O लिखा फॉर ऑक्सीजन एटम, O, तो हमने ना तो प्लस लिखा ना तो O के ऊपर माइनस लिखा, क्योंकि एटम के ऊपर कोई चार्ज होता ही नहीं है। एटम के ऊपर क्यों नहीं चार्ज होता है, मैंने अभी भी बता दिया, क्योंकि एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी भी बताया, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट करता है। अगर 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं तो 3 नेगेटिव चार्जेस हैं, +3 -3 सॉल्व करोगे 0 0 चार्ज, नो चार्ज। तो एक एटम इज ऑलवेज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इट हैज नो चार्ज ऑन इट। इसलिए कभी भी क्लोरीन एटम लिखना पड़े तो तुम Cl लिखोगे, कभी भी Cl+, Cl- इस तरह से नहीं लिखोगे। लेकिन एक आयन क्या होता है, आयन, उसके ऊपर चार्ज होता है। यहां पर देखो, आयन के ऊपर लिखा हुआ है, इस O के ऊपर लिखा हुआ है O, लेकिन 2-, मतलब इसके ऊपर 2 नेगेटिव चार्जेस है। यहां लिखा हुआ है H के ऊपर 1+, यानी इसकी H के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज है। यहां लिखा हुआ है Cl1-, मतलब इस क्लोरीन के ऊपर, क्लोरीन एटम के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है। तब हम इसे एटम नहीं बोल रहे हैं, ये एक स्पेशल काइंड ऑफ एटम है जिसके ऊपर चार्ज है। अब हम इसे एटम नहीं बुलाएंगे, इसे हम बोलेंगे आयन। जब भी चार्ज आ गया एटम के ऊपर तो वो एटम नहीं रहा, वो क्या हो गया, वो आयन बन गया। ये चार्ज आता क्यों है सर, आता कैसे है सर, इस बात पर हम अब हम चलेंगे। हाउ डज दिस चार्ज कम, और कब ये पॉजिटिव चार्ज और कब ये नेगेटिव चार्ज गेन करता है, कैसे गेन करता है। तो कई बार क्या होता है,
चलो यहां पर समझाते हैं। पहले तो मैं इस फिगर को इरेज करता हूं। एक मैं न्यूट्रल एटम बनाता हूं, ये हमारा न्यूक्लियस है। इसमें मान लेते हैं कि 3 प्रोटॉन्स है, और यहां पर मान लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, मान लेते हैं 1 न्यूट्रॉन है। चलो न्यूट्रॉन का नंबर हमें जानने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ हम चार्जेस की बात करें, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज होता नहीं है। कितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है, क्योंकि प्रोटॉन्स में ही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स में ही चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स में तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो हम चार्ज को समझ रहे हैं, इसलिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये हो गया हमारा सेंट्रल न्यूक्लियस, 3 प्रोटॉन्स है इसमें। तो इलेक्ट्रॉन्स भी टोटल कितने होंगे? 3। एक ऑर्बिट बना दिया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और उसके बाद एक दूसरा ऑर्बिट बना दिया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? देखो, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इन दिस एटम देर आर 3 प्रोटॉन्स एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दैट मीन्स दिस इज अ न्यूट्रल एटम। ये एटम है, न्यूट्रल है। एटम हमेशा न्यूट्रल ही होता है। ये एक न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं। लेकिन बाय बाय चांस अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन किसी तरह से निकल जाए, उसको निकाला जा सकता है। इसमें हम एनर्जी देंगे ना, हीट एनर्जी से या लाइट एनर्जी से भी, कई बार बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। थोड़ा सा लाइट एनर्जी, थोड़ा सा हीट एनर्जी से नहीं, थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी या हीट एनर्जी अगर दें तो इसके एक इलेक्ट्रॉन को हम निकाल सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया किसी भी रीजन से, एंड नाउ यू सी एक इलेक्ट्रॉन को मैंने इरेज कर दिया। अभी ये न्यूट्रल नहीं रहा। पहले इसके ऊपर 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, अभी 2 इलेक्ट्रॉन है। नाउ इट हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड बट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही है, 3 प्रोटॉन्स। यानी तुम देख रहे हो कि इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम हो गया, प्रोटॉन्स का ज्यादा हो गया। देर इज 1 एक्स्ट्रा प्रोटॉन, इफेक्टिव नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज मोर, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 प्रोटॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स है और 3 प्रोटॉन्स है, 3 प्रोटॉन्स है मतलब 3 पॉजिटिव चार्जेस हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे नेगेटिव चार्ज को कैंसिल किया, यहां पर भी ये दोनों कैंसिल हो गए। लेकिन इस पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो रिमूव हो गया है। तो अल्टीमेटली देर इज 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑन दिस पर्टिकुलर एटम, 1 एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज। यानी इसका अगर सिंबल हम लिखें तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे, 1 प्लस लिखेंगे। तो यहां पर अगर तुम्हें दिख रहा होगा इस हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। दिस 1 प्लस इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लूज करने के वजह से पॉजिटिव चार्ज गेन होता है। तो एक चीज तुमने देखा, पॉजिटिव चार्ज कब गेन हुआ? पॉजिटिव चार्ज गेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन्स, हो सकता है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट। एक इलेक्ट्रॉन को खोने की वजह से इसमें एक पॉजिटिव चार्ज गेन हुआ। अच्छा, मान लेते हैं कि इसने दूसरा एक इलेक्ट्रॉन को भी किसी तरह खो दिया, किसी तरह इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहां से निकल गया। अभी इसके पास 3 प्रोटॉन्स है लेकिन सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। सो 3 प्रोटॉन्स है लेकिन इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो एक्स्ट्रा 2 पॉजिटिव चार्जेस है इसके ऊपर। तो इसका जो भी सिंबल होगा उसके ऊपर हम लिखेंगे 2 प्लस, 2 प्लस, जैसे यहां पर लिखा हुआ है। यहाँ पे कोई सिंबल 2 प्लस का है नहीं, यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मान लो कुछ ऐसे आयंस है जिसके ऊपर चार्ज है 2 प्लस। तो 2 प्लस का मतलब क्या है? 2 प्लस, जैसे यहां पर कई बार कॉपर का आयन होता है, कॉपर का एग्जाम्पल लिख सकते हो Cu2 प्लस। तो Cu इज द सिंबल फॉर कॉपर एटम। ओके, यहां पर भी तुम एग्जाम्पल के तहत कॉपर के लिए Cu लिख सकते हो। कॉपर के लिए Cu यूज होता है, Co यूज नहीं होता। Co कोबाल्ट के एटम के लिए यूज होता है। और धीरे धीरे तुम लोग ये सीख जाओगे, कोई टेंशन नहीं है। अभी तो जस्ट एंटर किए हो केमिस्ट्री में, तुम्हें धीरे धीरे सब समझ में आएगा कि CO कोबाल्ट के लिए यूज होता है, Cu कॉपर एटम के लिए यूज होता है, Cl क्लोरीन के लिए यूज होता है, C कार्बन एटम के लिए यूज होता है। अच्छा, तो एक Cu2 प्लस आयन है, इसके ऊपर देखो 2 प्लस लिखा हुआ है। 2 प्लस का मतलब है कि इस कॉपर एटम ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। अच्छा,
अब नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है, मान लेते हैं, लेट अस कम बैक टू द ओरिजिनल थिंग, ओरिजिनल फिगर, कि इसके ऊपर 3 प्रोटॉन्स हैं एंड 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं. लेट अस कम बैक टू दैट. So you can see in the figure, children, there are 3 protons and I have again drawn 3 electrons. अब मान लो किसी तरह से हम इसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव ना करके इसके ऑर्बिट में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हम डाल देते हैं. वी एड 1 इलेक्ट्रॉन टू इट. तो यहां पर हमने एक नया इलेक्ट्रॉन डाल दिया. मैं उसको रेड से शो करता हूं. E माइनस, नया इलेक्ट्रॉन डाल दिया. तो नाउ वी हैव 3 protons in this atom and 4 electrons. The number of electrons is more. इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, इलेक्ट्रॉन इज मोर. और कितना मोर? 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का मतलब नेगेटिव चार्ज. इलेक्ट्रॉन्स कैरी नेगेटिव चार्ज. ये शुरू में मैंने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है. तो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है, मीन 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया है. 1 एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ गया है. तो एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आया तो इसके सिंबल के ऊपर 1 माइनस दिखेगा तुम्हें. 1 माइनस. जैसे यहां पर क्लोरीन के ऊपर तुम्हें 1 माइनस दिख रहा है. ये क्यों यहां 1 माइनस हुआ? क्योंकि क्लोरीन एटम में हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इसने लूज नहीं किया. लूज अगर करता इलेक्ट्रॉन, अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज करता तो प्लस चार्ज डेवलप होता, जो कि मैंने अभी अभी एग्जांपल से समझाया है. और माइनस चार्ज, नेगेटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है. तो इसलिए यहां पर ये लिखो कि नेगेटिव चार्ज is gained when electron या electrons are added, lost नहीं. ये 2 स्टेटमेंट्स तुमने नोट डाउन कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज तब डेवलप होता है जब उस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया. नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर तब डेवलप होता है जब उसने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया. देखो, मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन है और मैं उस इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दूं, मतलब मैं अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर लूं तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा. और मैं अगर इलेक्ट्रॉन ले लूं, किसी और से इलेक्ट्रॉन ले लूं, मेरे में अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाए तो मेरे अंदर नेगेटिव चार्ज होगा. इलेक्ट्रॉन्स गेन करने से नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज करने से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. तो समझ में आया? यहां वही चीज लिखा हुआ है. आयन इज एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स. कई बार तो ये ग्रुप ऑफ एटम्स भी होते हैं. यहाँ पर एग्जाम्पल एक भी नहीं है ग्रुप ऑफ एटम्स का, तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं है. सिंगल एटम का ही आयंस अभी तुम फिलहाल के लिए देखो, क्लास 8 में इतना ही काफी है. तो यहाँ आयंस एक्चुअली सिंगल एटम के आयंस भी होते हैं, जो कि तुम्हारे एग्जाम्पल्स में दिख रहे हैं. ऑक्सीजन के एटम का आयन, हाइड्रोजन का आयन, क्लोरीन का आयन. वैसे ग्रुप ऑफ एटम्स के आयंस भी होते हैं, जैसे H3O+ एक आयन होता है, H3O+. तो ये एक आयन है H3O+, जिसमें ग्रुप ऑफ एटम्स है. हाइड्रोजन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, और उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज तुम्हें दिख रहा है, H3O+. तो फिलहाल के लिए ये तुम्हें अभी नहीं जानने की जरूरत है, हायर क्लासेस में पढ़ोगे. तो आयंस क्या होते हैं? ऐसे एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स विच हैज अ रिजल्टेंट चार्ज, जिसके ऊपर एक चार्ज होता है. ड्यू टू, ये चार्ज क्यों डेवलप हुआ वो मैंने अभी भी बताया, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के लूज करने से और गेन करने से. और ये भी मैंने बताया कि नेगेटिव चार्ज अगर डेवलप हुआ किसी भी आयन के ऊपर तो वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है. पॉजिटिव चार्ज अगर डेवलप हुआ, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ. क्लियर है सारी चीजें? नो डाउट. अब हम आगे बढ़ते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर. मैटर के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं. कोई भी मैटर है, हम जानते हैं मैटर ऑक्यूपाइज स्पेस. अगर कोई भी चीज स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका वॉल्यूम होगा. In maths you have studied volume is nothing but the amount of space occupied by an object. तो मैटर अगर स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो मैटर हैज वॉल्यूम. दिस इज वेरी सिंपल, इसमें कुछ हार्ड तो है नहीं. मैटर का मास होता है, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा था, एनीथिंग दैट हैज मास. अच्छा, अगर मास है तो उसका वेट होगा. ओके, ये जान लो, ये फिजिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, कि एनीथिंग दैट हैज मास
मस्ट हैव सम वेट। अगर उसका मास है तो पृथ्वी उसको अपने तरफ खींचेगी, और जिस फोर्स से खींचेगी उस फोर्स को हम वेट बोलते हैं। वेट का मतलब ही होता है इट इज अ फोर्स with which the earth pulls that object towards itself। जैसे ये एक मोबाइल फोन है, इसको मैं अगर छोड़ दूं तो ये नीचे गिर गया, मेरे हाथ से नीचे गिर गया। तो नीचे क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने उसको अपने तरफ खींचा। अर्थ ने उसको अपने तरफ खींचा, एक फोर्स से खींचा, जो फोर्स इसके मास के ऊपर डिपेंड करता है, इस मोबाइल के मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका अगर मास है, इसका मतलब कि पृथ्वी, द अर्थ विल पुल दिस बॉडी टुवर्ड्स इटसेल्फ, एंड जिस फोर्स के साथ उसे पृथ्वी अपने तरफ खींचेगी उस फोर्स को हम वेट बोलते हैं, वेट ऑफ द बॉडी बोलते हैं। तो कोई भी मैटर है उसका मास होता है, और मास अगर होता है तो उसका वेट भी होता है। एंड वेट का मतलब क्या है? द ग्रेविटेशनल पुल ऑन दैट मैटर, यानी द फोर्स विथ विच द अर्थ विल पुल इट, उसी फोर्स को तुम ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं या ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, एंड उसी फोर्स को हम वेट भी बोलते हैं। ओके, मास का मतलब क्या? द क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसमें कितना मैटर है, कितना मैटर है भाई, दैट इज मास। जैसे तुम्हारा अगर मास है 30 kg, मतलब तुम्हारे अंदर 30 kg का मैटर है, तो दैट इज व्हाट मास इज। अच्छा, फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वी कैन परसीव इट, वी कैन परसीव दैट मैटर बाय टच, साइट, स्मेल एटसेट्रा। कोई भी सेंसेस से हम इसे फील कर सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर, दोनों तरह, लिविंग का भी है, प्लांट्स, एनिमल्स, सारे मैटर, मैं भी मैटर हूं। नॉन लिविंग में तो मैंने एग्जांपल्स दिया था, एयर, वाटर, तो लिविंग बीइंग्स नॉन। अब हम डिस्कस करेंगे द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड्स एंड गैसेस। इनके जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को हम एक कंपैरेटिव स्टडी करने वाले हैं। इसमें से देखोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा जाता है, बहुत सारा टॉपिक क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछा जाता है, और बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड से। सॉलिड्स में स्पेस के पैरामीटर्स अगर हम देखें तो क्या वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है? अरे हाँ जी हाँ, सॉलिड्स भी तो मैटर है, विल ऑक्यूपाई स्पेस। लिक्विड भी मैटर है, मैटर होने के लिए तो उसको स्पेस ऑक्यूपाई करना ही पड़ेगा। डेफिनेशन ऑफ मैटर में ही हमने पढ़ा था, एनीथिंग that occupies space, has mass and can be perceived by senses is matter। तो अगर सॉलिड मैटर है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, लिक्विड भी मैटर है तो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, गैसेस ऑल्सो ऑक्यूपाइज स्पेस। सिंपल सी बात है। सॉलिड्स हैव मास, लिक्विड्स ऑल्सो हैव मास, गैसेस ऑल्सो हैव मास, क्योंकि मैटर है तो मास होगा ही। वॉल्यूम में बात करें तो सॉलिड्स का एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। जैसे ये मोबाइल फोन है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, तो उसका वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके। वॉल्यूम मतलब द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इट टेक्स, इट इज अ फिक्स्ड, इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका अमाउंट ऑफ स्पेस दैट इट टेक्स इज अ फिक्स्ड, इट हैज अ फिक्स्ड वॉल्यूम। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, और सॉलिड्स का फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। लिक्विड्स का भी फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। हालांकि लिक्विड्स का फिक्स्ड शेप नहीं होता, लेकिन फिक्स्ड वॉल्यूम जरूर होता है। डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट का मतलब फिक्स्ड वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बता रहा हूं। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लिक्विड्स का भी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। द अमाउंट ऑफ लिक्विड, जैसे इस ग्लास में तुमने वाटर रखा, तो इस वाटर का जो शेप है वो शेप फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि सेम वाटर को तुमने एक बाउल में रख दिया तो ये बाउल का शेप ले लेगा। सेम वाटर को तुमने एक पॉट में, इस तरह का पॉट में रखा, तो ये पॉट का शेप ले लेगा। बट द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट दिस वाटर इज टेकिंग इज सेम। अगर ये 20 ml ऑफ वाटर है ग्लास में, तो इस बाउल में भी ये 20 ml ऑफ वाटर ही होगा, और इस पॉट में भी जाकर 20 ml ऑफ वाटर ही होगा। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, द वॉल्यूम ऑफ वाटर विल नॉट चेंज। शेप चेंज हो जा रहा है, लेकिन द क्वांटिटी, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर विल नॉट चेंज। इसलिए लिक्विड में क्या है? दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम, फिक्स्ड वॉल्यूम है, बट दे डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप। लिखा हुआ है नो डेफिनेट शेप। लिक्विड्स में शेप डेफिनेट नहीं होता, डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड नहीं है। सॉलिड्स में दे हैव अ डेफिनेट शेप। सॉलिड्स में जैसे ये मोबाइल फोन है, इसका शेप थोड़ी चेंज हो रहा है, ये शेप इसका फिक्स्ड है। गैसेस में दे डू नॉट हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड दे इवन डू नॉट हैव डेफिनेट शेप। गैस का, तुमने यहां पर एक रूम है, इस रूम में तुमने यहां पर अगरबत्ती जला दिया, तो जो गैस, अगरबत्ती का जो फ्यूम्स है, दैट इज अ गैस।
जो निकल रहा है ये धीरे धीरे दूसरे रूम में भी फैल जाएगा। कोई फिक्स शेप है इस गैस का? कोई फिक्स शेप है? नहीं। तो जिस रूम के अंदर, अगर इस रूम के अंदर हम इसको बंद करके रखेंगे तो ये पूरा रूम इस गैस से भर जाएगा, तो इस रूम का शेप ले लेगा। अगर हम यहाँ पर विंडो खोल देंगे इस रूम का तो विंडो से बाहर आ जाएगा गैस। तो कोई फिक्स शेप नहीं है, इट हैज नो फिक्स शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम ऑल्सो। इसी गैस को अगर हम एक बिगर रूम में ट्रांसफर कर दें तो उस बड़े रूम में पूरी तरह से अपने आप को भर लेगा। तो इट हैज, इसकी वॉल्यूम बढ़ जाएगी। Volume means the amount of space that it has occupied. That means gases neither have any fixed shape nor does it have any fixed volume. क्लियर है? ये सारी चीजों को एग्जाम में तो भूलोगे नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पॉइंट नंबर 3 और 4, मतलब मैं इन दोनों पॉइंट्स की बात कर रहा हूँ। वॉल्यूम और शेप का जो पॉइंट्स है सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट शेप भी होता है। लिक्विड्स का डेफिनेट वॉल्यूम होता है लेकिन डेफिनेट शेप नहीं होता। गैसेस में तो न तो शेप डेफिनेट होता है, न तो वॉल्यूम डेफिनेट होता है। डेफिनेट मतलब फिक्स्ड, न तो फिक्स्ड शेप है, न तो फिक्स्ड वॉल्यूम। सॉलिड्स की डेंसिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई डेंसिटी। डेंसिटी मतलब कि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड, इसलिए हाई डेंसिटी। लिक्विड्स में थोड़े थोड़े मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, यानी दे हैव लेस डेंसिटी। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत दूर दूर होते हैं, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से काफी दूर में होता है, इसीलिए इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है। तो गैसेस हैव द लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम डेंसिटी। सॉलिड्स दे कैन नॉट बी कंप्रेस, तुम उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। तुम चाहते हो कि मोबाइल को हम कंप्रेस करें, दबाए, नहीं कंप्रेस कर पाओगे। लिक्विड्स स्लाइटली कंप्रेसिबल, हल्का सा तुम किसी भी लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो, बहुत ज्यादा भी नहीं, स्लाइटली कंप्रेसिबल। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल। जैसे एक सिरिंज ले लिया तुमने, सिरिंज, ओके, कोविड का वैक्सीन तुम लोगों ने तो शायद नहीं लिया होगा, लेकिन सिरिंज के मदद हेल्प से हम लोगों ने, जो भी थोड़े बड़े हैं, तुम लोगों का भी वैक्सीनेशन हो जाएगा कुछ दिनों में। लेकिन मुझे सिरिंज से कोविड का वैक्सीन का याद आ गया, क्योंकि यहाँ पे सिरिंज लगा था ना, मैं इंजेक्शन लगा था, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, जो भी है। एनीवे, तो एक सिरिंज ले लो, एम्प्टी सिरिंज, इसके अंदर कुछ नहीं है, एयर भरा हुआ है मान लो, और इसका जो सामने का जो नोजल है, इसको सामने को सील कर दो, यहाँ नोजल को सील कर दो, फिंगर से भी ऐसे बंद करो। तो इस एयर को तुम इस पिस्टन की हेल्प से कंप्रेस करने की कोशिश करो। यू डोंट हैव एनी लिक्विड इनसाइड इट, यू जस्ट, इट हैज एयर इनसाइड इट एंड यू जस्ट ट्राई टू कंप्रेस इट। तुम इसको कंप्रेस कर पाओगे, देखोगे कि कुछ हद तक एयर को तुम कंप्रेस कर पा रहे हो। हाँ, यहाँ सील कर दो, फिंगर से इसको यहाँ से जैम कर दो, तो देखोगे कि तुम इसको दबा पा रहे हो, कंप्रेस कर पा रहे हो। इट मीन्स दैट यू कैन कंप्रेस द एयर। गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा है, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो कंप्रेस हो जाएगा। फ्री सर्फेसेस, सॉलिड्स हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सर्फेसेस। फ्री सरफेस का मतलब क्या है? जैसे ये सॉलिड है, इसके कितने सारे फ्री सरफेसेस है, एक ये सरफेस फ्री है, एक पीछे वाला सरफेस फ्री है। जैसे यहाँ पर ये एक बॉटल है मेरे पास, स्टील का बॉटल है, इसका ऊपर वाला सरफेस फ्री है, और इसका ये जो पूरा सिलिंड्रिकल सरफेस है, बॉडी सिलिंड्रिकल सरफेस है, ये बॉडी, ये भी फ्री सरफेस है। इसका नीचे वाला बेस, ये फ्री सरफेस है। सो इट कैन हैव एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस, ऑलराइट। लिक्विड्स हैव वन फ्री सरफेस व्हिच इज द अपर सरफेस। लिक्विड एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है, तो जो सरफेस किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट न रहते हुए भी अपना सरफेस को मेंटेन करता है, उसे हम फ्री सरफेस बोलते हैं। जैसे ये जो टॉप लेयर ऑफ द लिक्विड है, ये किसी भी चीज के साथ कांटेक्ट में नहीं है, किसी भी मतलब ग्लास के मटेरियल के साथ कांटेक्ट में नहीं है, कंटेनर के मटेरियल के साथ कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो सतह है वो फिक्स्ड है। सतह है वो एक लेयर जैसा, एक सरफेस है। सो दिस इज द फ्री सरफेस, दिस इज द फ्री सरफेस ऑफ अ लिक्विड। बाकी जो भी सरफेसेस है लिक्विड के, वो तो कंटेनर के साथ कांटेक्ट में है, उसको हम फ्री सरफेस नहीं बोलेंगे। जैसे ये मोबाइल है, इसके ये सरफेस भी फ्री है, ये सरफेस भी फ्री है, ठीक है। तो ये सॉलिड्स में एनी नंबर ऑफ फ्री सरफेसेस होते हैं, लिक्विड्स में ओनली वन फ्री सरफेस होता है, दैट अपर सरफेस। और गैसेस में देयर आर नो फ्री सरफेसेस, क्योंकि कहीं से भी उसका कोई फिक्स शेप ही नहीं है, तो कोई फ्री सरफेस ही नहीं है, ऑलराइट। कहीं से भी गैसेस का रैंडम मोशन होता है मॉलिक्यूल्स पे, दे हैव नो फ्री सरफेसेस। डिफ्यूजन, सॉलिड्स कैन नॉट डिफ्यूज। डिफ्यूज का मतलब होता है मिक्स होना, मिक्स होना, सिंपल सा बात है। डिफ्यूजन का मतलब मिक्स होना। सॉलिड्स कैन नॉट मिक्स विथ अनदर सॉलिड, अपने आप मिक्स होना, मिक्स ऑटोमेटिकली, ऐसा नहीं कि कोई जबरदस्ती मिक्स कर दे, ऑटोमेटिकली। तो सॉलिड्स एक दूसरे के साथ ऑटोमेटिकली मिक्स नहीं होंगे। जैसे तुम्हारे पास
एक स्पून शुगर रख दो, यहाँ पे शुगर पार्टिकल्स रख दो, कीप 1 स्पून ऑफ शुगर पार्टिकल्स, और जस्ट इसके पास में 1 स्पून ऑफ सॉल्ट रख दो। तो क्या ये अपने आप एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा? नहीं। कुछ देर बाद आके देखोगे तो जहां पे शुगर था उसी के पास में सॉल्ट भी रखा हुआ है। दे हैव नॉट मिक्स्ड विद ईच अदर, मतलब दे कैन नॉट डिफ्यूज, मिक्स नहीं हो पाया। दो सॉलिड्स को हमने पास रख दिया लेकिन दोनों एक साथ मिक्स नहीं होते हैं, दे डोंट मिक्स, मतलब डिफ्यूजन नहीं होता है सॉलिड्स में। लिक्विड्स में डिफ्यूजन होता है। तुमने लिया एक लिक्विड वाटर और उसमें एक दूसरा लिक्विड ऐड कर दिया जैसे अल्कोहल, कुछ देर बाद आके देखोगे कि पूरा अल्कोहल वाटर में मिक्स हो गया है, पूरी तरह से मिक्स हो गया है। तो एंटायर अल्कोहल, तुमने स्टर भी नहीं किया, जस्ट अल्कोहल डाल दिया पानी में बिना स्टर किए हुए। कुछ देर बाद देखोगे अल्कोहल एंड वाटर दे हैव मिक्स्ड एवरीवेयर यूनिफॉर्मली, पूरी तरह से अल्कोहल और वाटर मिक्स हो गया है। ओके, हालांकि कुछ लिक्विड्स मिक्स नहीं होते हैं जैसे ऑयल एंड वाटर, वो एक्सेप्शन है। ऑयल डालोगे वाटर में तो वो फिर मिक्स नहीं होंगे, वो वहां डिफ्यूजन नहीं होता है, तो वो एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन को हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, लेकिन जनरली देखेंगे तो एक लिक्विड दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स हो जाता है। तुमने लिया मिल्क, उसमें पानी मिला दिया, मिल्क में पानी मिला दिया, दो लिक्विड्स को मिक्स कर दिया, तो तुमने देखा कि बिना स्टर किए हुए भी क्या तुम अलग अलग कर पाओगे देखकर कि यहाँ पानी है यहाँ मिल्क है? नहीं, वो डिफ्यूज कर गया है, मिक्स हो गया है। तो लिक्विड्स डिफ्यूजन शो करता है। गैसेस दे डिफ्यूज वेरी इजीली, दो गैसेस तो बहुत इजीली मिक्स हो जाएंगे। तुमने यहाँ एक रूम में ऑक्सीजन डाला और उसी रूम में थोड़ा नाइट्रोजन गैस भी डाल दिया, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों मिक्स हो गया। इनफैक्ट एयर जो है वो तो मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं। ये जो एयर है इसमें ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है। क्या तुम अलग अलग देख पा रहे हो कहाँ ऑक्सीजन है, कहाँ यहाँ ऑक्सीजन यहाँ नाइट्रोजन है? नहीं, दे हैव मिक्स्ड, दे हैव डिफ्यूज्ड विद ईच अदर वेरी नाइसली। तो गैसेस में डिफ्यूजन बहुत इजीली होता है, राइट? अब हम चलते हैं हमारे होमवर्क के तरफ, हमारा होमवर्क जो तुम्हें सेंड करना है, राइट? एंड दिस इज द होमवर्क विच यू पीपल हैव टू सेंड मी चिल्ड्रन। 4 क्वेश्चंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टर्म मैटर। मैटर इन एनी स्टेट इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस। डिफरेंशिएट द टर्म्स अबव इन इटैलिक्स, मतलब इनके बीच का क्या डिफरेंसेस है, जो कि हमने अभी भी डिस्कस किया है यहाँ पर। मॉलिक्यूल्स, एटम्स और आयंस के बीच का डिफरेंसेस, ये तुम्हें यहाँ पर समझते हुए लिखना है। देखो, देखकर मत छापना, पहले इसको अच्छे से समझना, याद करना, एंड देन यू राइट। Differentiate between two characteristics of matter, mass and weight. Okay, mass और weight, यहां पर भी हमने पढ़ लिया mass क्या होता है, weight क्या होता है। mass is the quantity of matter present in that substance and weight is the gravitational pull on the matter. Okay, ये सारी चीजें यहां पर लिखना है। which which of the 3 states of matter, solids, liquids or gases, have no definite volume? ठीक है, तुम्हें पता है ना किसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, लिखना। विच हैज अ डेफिनेट शेप, किसका डेफिनेट शेप होता है। विच हैज हाईएस्ट डेंसिटी, हाई डेंसिटी मतलब यहाँ पूछ रहा है कि किसकी सबसे ज्यादा डेंसिटी है, तुम लोग बताना। नो फ्री सर्फेसेस। फिर पार्टिकल्स विच डिफ्यूज वेरी इजीली, इनमें से कौन सबसे इजीली डिफ्यूज करता है? तो ये सब लिखना, अभी अभी मैंने डिस्कस किया है। आई होप यू विल बी एबल टू डू द होमवर्क इजीली। होमवर्क मुझे सेंड करना पीडीएफ फॉर्मेट में, ये मेरा ईमेल आईडी है, अच्छे से देख लो, sunando.devnath@yahoo.com। और अपने पीडीएफ में अपना नाम और अपने स्कूल का नाम विद द प्लेस ऑफ योर स्कूल वो लिखना मत भूलना, ठीक है? नेम एंड योर स्कूल नेम विद द प्लेस where your school is present, that you have to write and send me. God bless you. We will come up with the next video very soon. Take care everyone. God bless you.